हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो 1000 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स से रिलेटेड इस सीरीज का सेकेंड पार्ट आज हम देखेंगे। और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको कहा था कुछ पढ़ने के लिए। उसमें मैंने आपको कुछ ट्रीटीज के बारे में बताया था कि सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कुछ ट्रीटीज हुई थी। 3 ट्रीटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। वो तीनों ट्रीटीज आपको पढ़ने हैं। वहां उसमें से किसी न किसी में से एक हाईली चांसेस है कि आ सकता है। उसमें एक ट्रिटी के बारे में आज भी हम पढ़ेंगे। एक स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये स्टार्ट ट्रिटी जो कि 2021 में खत्म होने वाली है और इसको यूएसए और रशिया सोच रहे हैं आगे भी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियर डील करके बताया था। ओके, और एक हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। तो इन 3 ट्रिटीज के बारे में बताया था, ये आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिटीज है यूएसए और यूएसए सारी या फिर रशिया के बीच में। तो चलिए, कल हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन देखा था। आज का जो सेकंड पार्ट है इसमें हम 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ा के हम इसको पर पार्ट 50 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये 21st क्वेश्चन ओवरऑल के हिसाब से है, यानी कि 1 to 1000 तक हमें जाना है। तो उस हिसाब से ये 20 तक हम कर चुके हैं और ये 21st क्वेश्चन होगा। तो इसी तरीके से चलेगा नंबरिंग। तो माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स लेस देन, आपको बताना है कि इसकी साइज क्या होती है। 50 mm इन लेंथ, 100 mm इन लेंथ, 10 mm इन लेंथ एंड 5 mm इन लेंथ। ओके, माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं ये हमारे बहुत सारी चीजों में मिलते हैं। आपको जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर टूथपेस्ट होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ना, इस तरीके के आपको ये माइक्रोबिट्स दिखते हैं, एकदम छोटे छोटे। ओके, ये क्या होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स होती है या फिर इनको माइक्रोबिट्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे जनरली हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और टूथपेस्ट में ये पाए जाते हैं। इनका काफी यूज होता है। ये फायदेमंद नहीं होते, ये नुकसानदायी ही होते हैं, लेकिन फैशन के जमाने में हम नुकसान सहने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 5 mm इन लेंथ। तो यानी कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक तभी कहे जाएंगे जब इनकी साइज क्या होगी, वो 5 mm इन लेंथ से वो कम होगी या उतना होगी। उससे ज्यादा होगा तो इनको माइक्रोप्लास्टिक नहीं माइक्रोप्लास्टिक कहा जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के तौर पर यूपीएससी के पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पर वहां पर लिखा हुआ था कि माइक्रोप्लास्टिक्स आर लेस देन 5 mm इन लेंथ, इस तरीके से स्टेटमेंट था। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंट्री इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो ये वर्ल्ड मैप का आपको क्वेश्चन है। तो बताना है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इसमें से कौन नहीं है। बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कंट्री आपको फिनलैंड 1, this is Sweden 3, and this is Norway 2nd, and this is Norway 3, and okay, and this is Ireland 4, and this is Denmark 5। ये 5 कंट्री जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन ई होगा बेल्जियम, ये क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं आता। बाकी ये तीनों आते हैं और उसके अलावा आइसलैंड और डेनमार्क भी इसमें आता है। तो कुल 5 कंट्रीज इसमें आती है। ओके, मैपिंग से हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हर तरीके से हर रीजन में आपका जो क्वेश्चन है मैप से वो रिलेटेड आपका कवर हो जाए, बशर्ते कि आप पढ़ते रहिए। जैसे कल हमने कुछ मैपिंग के क्वेश्चन देखे थे गल्फ कंट्रीज के आसपास, तो आपको जाके देख के गल्फ कंट्री के आसपास थोड़ा सा मैपिंग आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। When the interest rate rise, bond prices fall. Higher fiscal deficit may lead to low bond yield. ऑप्शन जब देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन से ये सेकेंड वाला जो है ये हर ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो जब सेकेंड वाला हर ऑप्शन में मिलेगा, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। ठीक है, ये तो ऐसे बाय डिफॉल्ट हो गया, लेकिन हमको बाय डिफॉल्ट नहीं करना है। हमें देखना है कि एक्चुअली में वो सही है या नहीं। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड जो होता है इसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर बॉन्ड प्राइस अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉन्ड यील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा।
यही हुआ इनवर्स रिलेशन। यील्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है प्रॉफिट, जो अपने बॉन्ड खरीदा हुआ है उस पर कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सही में इनवर्स रिलेशन है। आप लोगों में बहुत लोगों को पता होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं बाई एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड खरीदा 100 रुपए का, उस पर मुझे 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला था, यानी कि प्रॉफिट मिलने वाला था। तो यानी कि मुझे 1 साल की मेच्योरिटी के बाद उसको बेचता मैं तो 108 रुपए मिलता, यानी कि 8 रुपए मेरा प्रॉफिट था यहाँ। ओके, दिस इज 8 रुपीट वॉज प्रॉफिट, यानी कि हमारा इल्ड था। मान लीजिए मुझे अभी तुरंत पैसे की जरूरत है 100 रुपए की, और 1 साल का मैं वेट नहीं कर सकता कि 1 साल की मेच्योरिटी होगी तब मैं उसको जाके लौटाऊंगा फिर मुझे 108 रुपये मिलेगा, क्योंकि मुझे तुरंत के तुरंत पैसे चाहिए। मैं जाऊंगा किसी को बेचने ये 100 रुपए का बॉन्ड, ठीक है, तो मैं किसी को कहूंगा कि 100 रुपए का ये बॉन्ड है तुम रख लो, तो कोई लेगा या नहीं लेगा। फिर मैं उसको कहूंगा कि तुम कम में ले लो, 90 रुपए का मैं उसको दे दूंगा, तब हो सकता है कि वो ले ले। ठीक है, तो अगर उसको 90 रुपए में मैं दे दूंगा, ठीक है, और वो फिर क्या करेगा कि अब बॉन्ड उसका हो गया, अब ये बॉन्ड लेके जाएगा जिसने भी इशू किया था उसके पास, और वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के रिटर्न में उसको 108 रुपए दे देगा। इसका प्रॉफिट कितना हुआ? इसका जो प्रॉफिट होने वाला था वो मात्र 8 रुपए था, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 18 रुपए हो गया, क्योंकि 90 पे खरीदा था और 108 इसको मिलने वाला। तो यहाँ पर बॉन्ड का प्राइस कम हुआ ना, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का जो प्रॉफिट था 8 से 18 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो बॉन्ड प्राइस जब कम हुआ तो बॉन्ड बॉन्ड यील्ड यानी कि प्रॉफिट जो था वो बढ़ गया। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है, या वन ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें कि इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो बॉन्ड प्राइस फॉल करती है। कैसे? मान लीजिए ये एक बैंक है, दिस इज द एसबीआई बैंक, ओके, और ये कोई कंपनी है जहां जो बॉन्ड इशू करती है। एसबीआई का मान लीजिए कि जो एफडी होता है जिस पर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 1 साल का एफडी है मान लीजिए, और ये 7% ब्याज दे रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है। एक बॉन्ड है जो कंपनी इशू कर रही है, उसको उसमें वो 1 साल में 8% का इंटरेस्ट दे रही है उस बॉन्ड पे। ठीक है, तो आपको रिटर्न यहाँ पे 7% मिलेगा और यहाँ पे आपको 8% मिलेगा। तब किस में इन्वेस्ट कीजिएगा? तो डेफिनेटली आप जाके इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा जो कंपनी का है, 8% दे रहा है। ठीक, अब बैंक ये सोचे, थोड़ा सा आप इसका उल्टा सोचिए। अगर बैंक ये सोचे कि मैं इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दूं, बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट 7 से बढ़ा के 9 कर दिया, अब बताइए आप किस में इन्वेस्ट कीजिएगा? जाके एसबीआई बैंक का एफडी कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कम मिल रहा है ना 1%। ओके, तो इसका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दिस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज हुआ, तो अब यहाँ तो कोई पैसा लगाएगा ही नहीं, 8% पे क्यों लगाएगा कोई? ओके, तो अब इस कॉर्पोरेट को, इस कंपनी को अगर अपना बॉन्ड बेचना होगा तो फिर क्या करेगा? पहले इसकी बॉन्ड की वैल्यू अगर 100 रुपए थी तो कोई 100 रुपए पे खरीदेगा ही नहीं, कहेगा क्यों खरीदूंगा, 100 रुपए में लगाऊंगा मुझे 8 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। एसबीआई में मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो मुझे 9 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, तो क्यों लगाऊंगा मैं किसी बॉन्ड, यहाँ कंपनी के बॉन्ड में? तो फिर कंपनी क्या करेगी, अपने बॉन्ड के प्राइसेस जो होगी उसको घटाएंगी, 95, 90 जितने पे लोग खरीदे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, वो घटने लगी, क्योंकि इस कंपनी को पैसा चाहिए, लोग नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इसलिए ये कम पैसे पर ही अपना बॉन्ड अब बेचेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि कंपनी की जो भी सिक्योर ये बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनकी प्राइस जो होती है वो घटने लगती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यील्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड के फेस वैल्यू की बात हो रही है। ओके, तो इस वजह से अगर इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो क्या होगा कि बॉन्ड प्राइसेस जो होंगे वो गिरती है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही होता है। ऑप्शन थर्ड की बात करें कि फिस्कल डेफिसिट अगर हाई होगा तो क्या बॉन्ड यील्ड कम होगा, मेनली टू बॉन्ड यील्ड लो, ऐसा है क्या? फिस्कल डेफिसिट हाई है तो ये क्वेश्चन, ये एक न्यूज था, स्टेटमेंट था आपको फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में हर पेपर में ये एक स्टेटमेंट देखने को आपको मिला कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था वो करीब 9.5% के आसपास हो गया था।
जबकि प्री कोविड के समय गवर्नमेंट का कहना था कि करीब 3.8 या 5 के आसपास उनका रहेगा फिस्कल डेफिसिट। लेकिन कोविड के समय पे उनको ज्यादा इनकम हुआ नहीं सरकार को और एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ा, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ गया। ठीक। अब बताइए कि सरकार की फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो सरकार जब एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है। ओके। सरकार लोगों में कई सारे स्कीम्स के तहत अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है चीजों को, तो यानी कि सरकार मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज कर रही है, यानी कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो सरकार के द्वारा बढ़ रही है। ओके। तो लोगों के पास इसका मतलब क्या हुआ? पैसा आ गया। तब लोगों के पास पैसा पैसा आ गया, लेकिन सरकार के पास पैसा कम है। अभी तो उसका डेफिसिट हुआ ना, इनकम कम है। तो अब सरकार सोचेगी कि लोगों के पास तो पैसा है, तो हमें लोगों से कुछ पैसा लेना चाहिए, तभी तो हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर सोचेगी सरकार कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों से पैसा लेना चाहिए। तब लोग पैसा सरकार को क्यों देंगे और कब देंगे? ये लोग सरकार को पैसा तब देंगे जब उसको किसी बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। अगर एसबीआई में 6% अगर आपको एफडी पर मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा? 6% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तभी कोई जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपना जो बॉन्ड इंटरेस्ट है उसको बढ़ाएगी। यानी कि अगर पहले सरकार 100 रुपए के बॉन्ड पर अगर 5 रुपए का इंटरेस्ट रेट दे रही होगी और बैंक आपको 6% दे रहा है, तो गवर्नमेंट को अगर पैसा लेना है तो 6% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि सरकार क्या करेगी कि अपना इंटरेस्ट रेट बॉन्ड पर बढ़ाएगी। ओके। तो इससे क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट होने के बावजूद भी, ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपने बॉन्ड यील्ड को या बॉन्ड इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाएगी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके पास आके इन्वेस्ट करें, उसको पैसा दे गवर्नमेंट को। ठीक है। तो इस वजह से जब हाई फिस्कल डेफिसिट होता है ना, तब बॉन्ड यील्ड का प्रॉफिट, बॉन्ड यील्ड भी जो होता है वो हाई होता है, वो लो नहीं होता। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 जो होगा वो गलत हो जाएगा। सीधा स्टेटमेंट फरवरी 2021 के हर न्यूज़पेपर में था कि डिस्पाइट द हाई फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बॉन्ड यील्ड एग्जिस्ट बियॉन्ड दैट द एक्सपेक्टेशंस। ओके। और बॉन्ड यील्ड जो था करीब, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद है, इट इज अबाउट 6.8%, जो कि पिछले 10 साल का जो बेंचमार्क होता है बॉन्ड यील्ड का, उससे वो ज्यादा था। ओके। तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाता है। अभी जो डेटा वगैरह है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पर कितना यील्ड मिल रहा है, अभी कितना इंटरेस्ट रेट है, ये सब नहीं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इकोनॉमी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही सीधे क्वेश्चन होते हैं, और बस आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है और बाकी एप्लीकेशन करना है उसका। अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, सीधा एग्जांपल है, एक सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आपने पॉलिटी या लक्ष्मीकांत पढ़ी है, कोई भी बुक पढ़ी हो पॉलिटी की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के सीट पर है ये। गवर्नर के पावर पर भी बताया गया है कि डिस्क्रिशनरी जो पावर होते हैं गवर्नर के, वो गवर्नर सेंटर के अकॉर्डिंग काम करता है। और इंटर स्टेट काउंसिल, इन तीनों के बारे में यहाँ पर जिक्र की गई है। तो ये आपको ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक है नहीं, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी लक्ष्मीकांत। Which of the following statements regarding discretionary power of the governor is or are correct? Okay, discretionary power of governor कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट ग्रांट एनी डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर। क्या ऐसा है क्या कि 1935 का एक्ट जो था वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता है गवर्नर को? गवर्नर जो थे ना, वो प्रोविंस में काम करते थे और सेंटर के लेवल पे वायसराय हुआ करते थे। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। ये गवर्नर की अगर बात कर रहा है तो ये प्रोविंसेस की बात कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे वायसराय हुआ करते थे। तो यहां पर आप देखेंगे 1935 के एक्ट में ये सीधा लिखा गया था
कि जो प्रोविंसेस होंगे उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई थी। वहीं 1919 के एक्ट में क्या हुआ था कि सब्जेक्ट डिवाइड किया गया था आपको, जो प्रोविंसेस थे उसमें सब्जेक्ट डिवाइड किया गया था, और सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंस सब्जेक्ट अलग किया गया था, और बाकी फिर प्रोविंस सब्जेक्ट को रिजर्व और एक क्या कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया था। लेकिन 1935 के एक्ट में क्या किया गया था कि प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई थी, यानी कि वो क्या करता है कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर की बात नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही हो जाता है, वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट क्लियरली मेंशन अबाउट द नेचर ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर। तो ये भी आपका सही है, जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं ना, उनको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। इस वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो गवर्नर के थ्रू गवर्नर के पावर को क्या करती है कि मैनिपुलेट करती है और गलत तरीके से यूज करती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अलग अलग तरीके से हर बार कुछ ना कुछ आके इसके बारे में कहना पड़ता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी आज आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओपन द वीजा स्कीम्स फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम हांगकांग। हांगकांग काफी समय तक न्यूज में था, न्यूज में है, क्योंकि अब हांगकांग डायरेक्ट आ गया है चाइना के अंडर में, और चाइना ने अभी एक एक्ट भी लाया था वहां पर सप्रेशन करने के लिए। ओके, तो इस हिसाब से हांगकांग काफी न्यूज में रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो था, ये इंग्लैंड जो था, उसने अपने यहाँ एक वीजा पॉलिसी, वीजा स्कीम्स लाए गए हैं कि हांगकांग से जो भी वहां पर जाना चाहते हैं उनको आराम से वीजा प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये किया गया आपको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, तो एक और मैप के कई सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड बताना है कि इससे कौन सा बॉर्डर नहीं है। तो ऑप्शन है थाईलैंड। तो यहां पर देखिए, दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो इससे थाईलैंड तो लगता है, ये बाउंड्री है। इससे कंबोडिया भी लगता है, इससे आपका वियतनाम भी लगता है। तो कंबोडिया, वियतनाम भी लगता है और थाईलैंड भी लगता है। तो कौन सा नहीं लगता है? म्यांमार। म्यांमार यहाँ पर है, तो म्यांमार की जो बाउंड्री है ये आपको इधर दिखेगी, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से ये नहीं लगती। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होता है म्यांमार वाला, डी ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन होगा, जो कि थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड से नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर म्यांमार। ओके, साउथ ईस्ट की कंट्रीज जो है ना, और साउथ ईस्ट की कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। तो कौन सा कंट्री इसमें म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं करता, बताना है आपको। थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, लाओस। अगेन मैप को देखते हैं, ये है म्यांमार, थाईलैंड तो इसे लगता है। ओके, ये लाओस है, लाओस आपको यहां से लगता है, लाओस यहां से लगता है, और चाइना आपको नॉर्थ से, चाइना इसके बाउंड्री में लगता है। कौन नहीं लगता है? कंबोडिया। कंबोडिया यहां पर है, जो कि म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री नहीं लगती। तो कंबोडिया जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बॉर्डर म्यांमार। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं लगाता। आपको इसके बाद इधर ये जो मिलेगा ना, ये ऐसे है, यहां से ये आपको म्यांमार। ओके, तो कौन सा स्टेट इसके साथ बाउंड्री लगती है? ये है अरुणाचल प्रदेश, इसकी बाउंड्री लगती है। नागालैंड की बाउंड्री लगेगी, मणिपुर की बाउंड्री लगेगी, और मिजोरम की बाउंड्री लगेगी। किसकी नहीं लगेगी? आसाम की बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो इससे ऑप्शन आपका जो डी होगा वो सही हो जाएगा कि आसाम की बाउंड्री म्यांमार के साथ नहीं लगती है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और मैप के क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे आपसे तो समझिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। इतना आप मन में बैठा के चलिए, आपका कंपटीटर सही करके आएगा, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोज्ड ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इन श्रीलंका इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड, ठीक है,
ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट टाइप का है या ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है ये, जिसमें इंडिया प्लस श्रीलंका और एक और कंट्री, उस कंट्री का नाम बताना है, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया एंड चाइना। ओके, तो इसमें आपको आंसर होगा जापान। तो ये 3 कंट्री मिलके यहाँ पर इस कंटेनर टर्मिनल का डेवलपमेंट करेंगे श्रीलंका में, और कहाँ पर, कोलंबो पोर्ट, जो कोलंबो पोर्ट है वहां पर ये डेवलपमेंट किया जाएगा। अब इसमें कितना कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कितना कौन पैसा लगाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी यूपीएससी नहीं पूछती, तो उस चीजों में आपको नहीं फंसना है। बस याद रखना है कि हाँ ये 3 कंट्रीज हैं, इनका नाम ये है और कोलंबो पोर्ट में इनको बनाया जाना। हो गया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। स्टार्ट फर्स्ट। अब मैंने आपको कल कहा था कि 3 ट्रीटिस पढ़नी है, उसमें से मैंने एक बताया था आपको कि स्टार्ट के बारे में भी पढ़ना है। होप सो आपने पढ़ा होगा, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो स्टार्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन। अब नाम ही है इसका स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन। ओके, तो आर्म रिडक्शन के लिए ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में किया गया था, यानी कि रशिया जब नहीं था उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, तो उस समय ये किया गया था उनके बीच में। तो बिल्कुल सही है, मैंने आप पहले वीडियो में बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होता है 1 जो होता है आपका सही हो जाएगा। स्टार्ट 1 was replaced by New START treaty which came into force in January 2011. ओके, तो स्टार्ट 1 जो था was replaced by New START treaty, जिसको इन्फोर्स किया गया था 2011 में, यानी कि पहले स्टार्ट 1 एक ट्रीटी हुआ करती थी। ओके, सॉरी, स्टार्ट 1 जो कि यूएसएसआर के साथ साइन की गई थी, और बाद में रशिया आ गया तो उसके साथ अलग से एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था केवल स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। ओके, जो कि 2011 से आपको ये आता है एग्जिस्टेंस में। तो 2011 में रशिया था, यूएसएसआर था नहीं, तो ये आपको इसके बीच में है, यूएसए और रशिया के बीच में न्यू स्टार्ट। और ये किसके बीच में है, ये बीच में है आपको यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो ये ट्रीटी थी। तो मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट ट्रीटी है ये 2011 में खत्म होने वाली थी, सॉरी 2021 में ये खत्म होने वाली है, और यहाँ पर यूएसए और रशिया का ये कहना है कि इनको ये और आगे बढ़ाने वाले, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो सी मिलेगा, बोथ ए एंड 2, ये आपका सही हो जाएगा। एक और ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं हम मैथ से। इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ पर पड़ता है, अफ्रीका में। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। ओके, ये आपको अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वहां पर मिलता है। तो ये बताना है कि लेक विक्टोरिया के साथ इसमें से कौन सी किसकी बाउंड्री नहीं लगती। ओके, तो मैप में देखिए, दिस इज युगांडा, ये है आपका लेक विक्टोरिया, इसके युगांडा की बाउंड्री लगती है। दिस इज केनिया, केनिया की बाउंड्री लगती है। ओके, एंड दिस इज तंजानिया, ये जो है ना यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये तंजानिया। ओके, तो तंजानिया की भी बाउंड्री लगती है। इसमें किसकी बाउंड्री नहीं लगती, वो है रवांडा। रवांडा आपको इधर दिखेगा, ये पूरा का पूरा ये है ना, ये तंजानिया का बॉर्डर। ओके, तो केवल 3 कंट्रीज की बाउंड्री लगती है लेक विक्टोरिया के साथ, युगांडा, इधर आपको तंजानिया और इधर आपको केन्या। इसमें होगा रवांडा, जिसकी बाउंड्री लेक विक्टोरिया के साथ नहीं लगती। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ये बताना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, 2 तरीके की कोर्ट है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूएन का पार्ट है, बट ये जो है ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये यूएन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफी, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, अगर आपका क्लियर नहीं है तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सही है, जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपको इंडिविजुअल्स हैं उनको ये पनिश करता है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड्स,
ओके, या वॉर डिक्लेयर करने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए ये उनको पनिश करता है इंडिविजुअल को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है ना, ये इंडिविजुअल को पनिश नहीं करता। यहाँ पर केवल जो पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट्स होती हैं, इसके यूएन के मेंबर कंट्रीज के, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये इंडिविजुअल्स, ये एनजीओ वगैरह को भी, ग्रुप वगैरह को भी ये पनिश करता है। आईसीसी हैज यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुडिक्शन। यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया, क्या सभी कंट्रीज पर ये अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं। आईसीसी केवल उन्हीं कंट्रीज पर अप्लाई होता है इसका जुडिक्शन जो इसके मेंबर हैं या फिर जो इसके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, केवल उन्हीं पर अप्लाई होगा और बाकी अप्लाई नहीं होता है। और इंडिया जो है आईसीसी का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया आईसीजेड का पार्ट। ओके, तो ये याद रखना है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए होगा, वन ओनली, ये सही हो जाएगा। साना इज अ कैपिटल ऑफ, ये बताना है। साना इज अ कैपिटल ऑफ ओमान, कतर, दजीबोती और व्हाट? ऑप्शन डी जो होगा ये में, ये अब यहाँ पे ये इसका जो कैपिटल है वो आपका शाना होता है। गल्फ कंट्री के बारे में हमने काफी कुछ किया हुआ है। Which of the following statements is correct? The first population census of India was in 1872. ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में, अपनी इकोनॉमी भी पढ़ा होगा। तो 1872 में इंडिया का पहला सेंसस किया गया। और 2011 का जो सेंसस था ना, ये 15वां सेंसस, ये भी आपको याद रखना है। और 2021 में होने वाला है कौन सा सेंसस? 16 सेंसस, ये चल रहा है, ऑनगोइंग है। ओके, तो सेंसस ईयर है 2021 इस साल का, तो इस वजह से आपको सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। आर्टिकल 2399 has special provisions with respect to which? पौंडीचेरी, दिल्ली, दमन दीव एंड अंडमान एंड निकोबार। अभी मार्च अप्रैल में भारत सरकार ने एक, या पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था जीएनसीटी, अमेंडमेंट एक्ट 2021, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर सुप्रीम बना दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही जो अब डिसीजन होगा वो फाइनल होगा किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट करके किया गया। तो ये अमेंडमेंट जो किया गया है वो आपको किया गया है आर्टिकल 239A। तो इस वजह से ये आर्टिकल आपके लिए इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको किससे रिलेटेड है? ये दिल्ली से रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल के तहत क्या किया गया था कि ये आर्टिकल जो था ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था, इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इससे क्या किया गया कि दिल्ली को एनसीटी दिल्ली का नाम दे दिया गया, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा गया। इसके बाद इस दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली की भी व्यवस्था कर दी गई इस अमेंडमेंट के थ्रू। और इसके अमेंडमेंट के थ्रू ये भी कहा गया कि जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सब कुछ प्रावधान थे वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 इंसर्ट किया गया था उसमें ये सारी बातें कही गई थी। और इस 2021 के अमेंडमेंट के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया इस आर्टिकल में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज रिलेटेड टू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? जिससे यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटीज लेस देन 1 ईयर कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड बॉन्ड्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा का सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स के ये सिक्योरिटीज होती हैं और गवर्नमेंट ही इन्हें इश्यू करती है, ये प्राइवेट कंपनीज इशू नहीं करती ट्रेजरी बिल को, ध्यान रखिएगा। ओनली बाय गवर्नमेंट एंड ओनली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी स्टेट गवर्नमेंट को
ये ट्रेजरी बिल इशू करने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। और ये 3 डोमिनेशन में किए जाते हैं, 81 सॉरी 91, 182 डेज, 364 डेज, ये 3 डोमिनेशन में इनको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो ये 365 यानी कि 1 साल से कम के होते हैं। तो जो बॉन्ड 365 दिन यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा हो वो आपको बॉन्ड कहलाते हैं, या उससे जो कम हो वो आपको ट्रेजरी बिल कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा आपको सही हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, लगभग हर एग्जाम में आया हुआ है ये। तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। सीधी सी बात है, 10 डिग्री चैनल ये आपको जो दिख रहा है ये अलग करता है। इधर आपको मिल जाएगा अंडमान और इधर आपको मिल जाएगा निकोबार। तो ये क्या करता है कि अंडमान और निकोबार को ये अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो अंडमान अंडमान होगा ही नहीं, निकोबार निकोबार होगा ही नहीं, अगेन निकोबार निकोबार होगा ही नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो ये मिल जाएगा लिटिल अंडमान और ये मिल जाएगा कार निकोबार। ठीक है, तो अब ये माइन्यूट क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन आते थे कि 10 डिग्री सेपरेट्स अंडमान निकोबार, इस तरीके से करके आता था। अब नहीं, अब उसमें भी पार्टीशन हो जाएगा, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, यानी कि थोड़ा सा माइन्यूट भी आपको जानना होगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन एक, डंकन पैसेज या डंकन पास सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है ये आपको बताना। ठीक है, अगेन ये वही है आपको अंडमान निकोबार वाला। तो ये आपको बताने किसको सेपरेट करता है। दिस इज द डंकन पैलेस। डंकन पैलेस ये आपको यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा मैप देखिए, ये है ना 10 डिग्री, 10 डिग्री से ये नॉर्थ मिलता है आपको, इधर मिलता है डंकन पैसेज। ठीक है, तो दिस इज द डंकन पैसेज, जो कि इसके साउथ में लिटिल अंडमान है और नॉर्थ में साउथ अंडमान आपको मिलेगा। ओके, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को ये अलग करने का काम करता है। तो अंडमान में ही ये पाया जाता है। तो दिस इज ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। मैंने मैथ से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं ताकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, जहां से आ सकता है, यहां से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगेन अंडमान निकोबार आइलैंड की साइड से एक और चैनल आपको देखने को मिलता है, कोको चैनल। ये सेपरेट्स करता है किसको? नॉर्थ अंडमान और म्यांमार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। कहां से? ये तो आप चले गए उधर, क्या कहते हैं, निकोबार आइलैंड हो गया, ये भी निकोबार आइलैंड हो गया, ये भी साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये भी अंडमान हो गया। नहीं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये है कोको आइलैंड और यहीं पर आपको मिलता है कोको चैनल, और ये जो है ना एरिया, ये वाला, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो ये कोको चैनल जो है ये आपको अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। दिस इज कोको चैनल जो अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। तो दिस इज द नॉर्थ अंडमान एंड म्यांमार। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, कोको चैनल से। तो इस तरीके से हमने अंडमान निकोबार में क्या देखा? 10 डिग्री चैनल देखा हमने। ओके, इसके बाद हमने डंकन पैसेज भी देखा और कोको चैनल भी देखा। तो यहां से गलती अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ट्रांस फैट is a form of unsaturated fat. Trans fat come in both natural and artificial form. तो ट्रांस फैट सही है भाई, नेचुरल चीजों में पाया जाता है, जैसे कि आपको जो एनिमल फैट्स होते हैं ना, उनकी मीट वगैरह में भी आपको ट्रांस फैट मिल जाता है। आर्टिफिशियल तौर से भी बनाए जाते हैं और इससे अनसेचुरेटेड फैट का ये फॉर्म होता है। अभी ट्रांस फैट जो होता है ना, ये नुकसानदायक होता है। इससे ओबेसिटी बढ़ती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको जो हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं ना, यानी हार्ट के डिजीज भी आपको हो सकते हैं। तो घर में अब लगभग हर घर में ट्रांस फैट बनता है। कैसे? जो कुकिंग ऑयल होता है ना, जब कुकिंग ऑयल को 2 बार से ज्यादा आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक ही ऑयल को आप कई बार यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपने एक ऑयल है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जिसको आपने यूज किया, ठीक है, वहां से कुछ ऑयल बच गया, उसको आपने दोबारा यूज कर लिया, ठीक है, फिर वहां से कुछ बचा, फिर आप उसको दोबारा यूज करेंगे। तो ये बार बार यूज करने से ना, हाईली रिकमेंडेड 2 टाइम्स, किसी भी ऑयल को 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि बने हुए ऑयल को, मान लीजिए कि एक बार हमने पूरियां तल ली,
ओके, अब उसमें से कुछ ऑयल बच जाता है तो घर में लोग क्या करते हैं, उससे कुछ सब्जी भी बना देंगे या कुछ भाजिया तल लेंगे, वहां से कुछ ऑयल बचेगा, फिर उसको दोबारा यूज करेंगे। तो इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो 2 बार से ज्यादा एक ही ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो हम घर में ये जनरली देखने को मिलता है, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये ऑप्शन ए और जो 2 होगा, ये दोनों आपका सही होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। स्टेटमेंट इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। FSSAI is responsible for protecting, promoting health, public health through regulation and supervision of food safety। सही बात है। FSSAI जो है आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है अगर आपको फूड इंडस्ट्री में कुछ करना है तो। ओके, तो ये जनरली इसीलिए होता है कि जो हजार्डस चीजें होती हैं उनके लिए एक लेवल बनाया जाता है और एक थ्रेशोल्ड बनाया जाता है कि ये चीज आप उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो मेनली पब्लिक हेल्थ को ये प्रमोट करने के लिए होता है। FSSAI एन ऑटोनोमस बॉडी, सही है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं काम करता, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो गलत हो जाएगा। और ये ऑटोनोमस बॉडी तो है, और ये साथ ही साथ में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ 2011 के द्वारा इसको बनाया गया था, 2011 में ये बना था। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहां से भी आता है कि स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पूछे जाते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ये जो होगा आपका ये सही होगा। इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ये आता है। Which of the following statements is correct? Sero surveys estimate the share of population that test positives for antibiotics using serology test। सीरो सर्विस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको इसे बता दूं। कोविड के समय पे सीरो सर्विस किया गया, इसका मतलब क्या था कि कुछ लोगों की टेस्ट की गई। मेनली टेस्ट वो क्या होती है, वो एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। ओके, कि कितने पॉपुलेशन में कितनी एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ है। ओके, तो इसको करने के लिए सीरो सर्विस किया जाता है। गवर्नमेंट ने 2 बार 2020 में सीरो सर्वे किया। अब कब कब किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा है, बस आपको ये जानना है कि सीरो सर्वे होता क्या है। तो ये क्या है कि सीरोलॉजी टेस्ट के द्वारा ये जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। तो कोविड के समय में जो पॉजिटिव लोग रहे थे उन पर सीरो सर्विस किया गया। ऑप्शन ए जो है 1 आपका सही है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन अ सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन विल सजेस्ट दैट द टेस्टेड पर्सन वाज प्रीवियसली इन्फेक्टेड। ठीक है, तो कुछ लोग थे उनमें जो एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन था वो काफी ज्यादा पाया गया। तो ये इससे पाया गया कि जनरली जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और इन्फेक्टेड होने के बाद जो ठीक हो गए तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया। ओके, ये तो जनरल भी है ना कि भाई कोविड जिसको होगा एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में ज्यादा बनी, जिसकी वजह से फिर कोविड ठीक हो गया, तो एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन 2 जो था ये भी सही हो जाता है। तो सी जो होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए था कि 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था तो लिंगराज टेम्पल के कई सारे प्रीस्ट जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद टेम्पल को भी क्लोज कर दिया गया था, एंट्री बैन कर दी गई थी। अगर ये छोटा मोटा टेम्पल रहता तो हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ये बड़ा टेम्पल हिस्टोरिकल प्रेजेंस है इसका, ये 11th सेंचुरी का बना हुआ टेम्पल है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यूपीएससी सीधा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये थोड़ी ना पूछेगा कि बताओ कौन से टेम्पल के प्रीस्ट जो आपको उड़ीसा में है कोविड पॉजिटिव हो गया था, वो तो पूछेगा नहीं। वो क्या पूछेगा, वो लिंगराज टेम्पल के बारे में सीधा पूछेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिंगराज टेम्पल आपको 11th सेंचुरी में बना हुआ था और ये आपको पड़ता है उड़ीसा में और भुवनेश्वर में पड़ता है, ये भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल भी है ये, भुवनेश्वर सिटी का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। इसको बनाया गया था सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा।
सोमवंशी डायनेस्टी और किंग प्रोबेबली ययाति थे, ययाति फर्स्ट, जिनके द्वारा इसको बनाया गया था लिंगराज टेम्पल को। और लिंगराज टेम्पल में जिस आर्किटेक्चर का यूज किया गया है वो है कलिंगा आर्किटेक्चर, जो यहाँ पर यूज किया गया है। और कलिंगा आर्किटेक्चर जो है ये नागरा स्टाइल से संबंधित होता है। ओके, लिंगराज यानी कि लिंग यानी कि ये शिवा को डिवोटेड ये मंदिर है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर करीब 150 आपको सब्सिडरी श्राइन्स भी देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा इसका निर्माण जो हुआ है वो रेड स्टोन के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखिए। तो होपफुली इतना आपके पास सफिशिएंट है कंटेंट की, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो कहीं इसी के आसपास से घूमता रहेगा। तो लिंगराजा टेम्पल रिप्रेजेंट्स द चोला आर्किटेक्चर, बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये तो कलिंगा आर्किटेक्चर में बना हुआ है, स्टाइल में बना हुआ है, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। लिंगराज टेम्पल रिप्रेजेंट्स हार्मनी बिटवीन शिवोजम एंड वैष्णव, ठीक है, ये तो जनरल टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका इस हिसाब से सही हो जाएगा। लिंगराज के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा जाके आप खुद चेक कर लीजिएगा। हर वीडियो में कुछ चेक करने के लिए मैं जरूर बताऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको जाके थोड़ा सा लिंगराज को चेक कर लेना है। गूगल पे बस लिंगराज टेम्पल लिखिएगा, आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुपर मून। चलिए भाई स्टेटमेंट पर नहीं जाते हैं, सीधा सुपर मून की हम बात करते हैं। सुपर मून होता क्या? सुपर मून का मतलब होता है कि जब मून हमें बाकी दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा दिखाई दे और ज्यादा ब्राइट दिखाई दे, ठीक है, उस सिचुएशन को कहते हैं हम सुपर मून। तो कोई चीज हमें बड़ा कब दिखाई देगी? वो हमसे दूर रहेगी तब, या हमारे पास रहेगी तब? ये बताइए। हमारे पास रहेगी तब वो चीज हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देगी, और वो ब्राइट भी तभी ज्यादा हमें दिखाई देगी जब हमारे पास रहेगी। यानी कि इसको ज्यादा बड़ा दिखाई देने के लिए, ब्राइट दिखाई देने के लिए हमारे पास होना जरूरी है। ओके, तो जब ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, और जब मून अर्थ के सबसे ज्यादा पास में हो, उस समय वो मून जो होता है ज्यादा ब्राइट भी दिखाई देगा और ज्यादा बड़ा भी दिखाई देगा। तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम सुपर मून, और इस कंडीशन को कहा जाता है पेरिजी। जब मून अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है तो उसको हम पेरिजी कहते हैं, और मून जब अर्थ के सबसे ज्यादा दूर होता है तब हम उसको अपोजी कहते हैं, अपोजी कहा जाता है। ओके, तो सुपर मून तभी होगा जब वो अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है, और इसके साथ साथ फुल मून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल मून। तो दो कंडीशन आपको हुई कि अर्थ के सबसे ज्यादा पास में हो, नियरेस्ट हो, और प्लस फुल मून होना चाहिए। तो फुल मून का मतलब क्या होता है? फुल मून का मतलब होता है जब मून हमें पूरा गोल हमें दिखाई देता है ब्राइट के फॉर्म में, तब उसको हम फुल मून कहते हैं। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब हमें सुपर मून दिखाई देगा। फुल मून होगा एकदम, यानी कि पूरा दिखाई देगा उसका ब्राइटनेस, तभी तो हमें ब्राइट दिखेगा, और सबसे नजदीक भी दिखाई देगा तब हमें ब्राइटनेस और साइज भी दोनों बड़ी दिखाई देगी। ऑप्शन फुल मून इज टर्म्ड एज सुपर मून व्हेन द न्यू मून और फुल मून इज फारदेस्ट। नहीं, फारदेस्ट तो होगा ही नहीं, ये तो नियरेस्ट होगा। और पहले ये तो हो ही नहीं सकता, फारदेस्ट हो ही नहीं सकता। अगेन यहाँ पर फारदेस्ट हो ही नहीं सकता, अगेन यहाँ पर फारदेस्ट हो ही नहीं सकता। दिस इज द क्लोजेस्ट। ओके, दिस इज द क्लोजेस्ट, एंड ऑप्शन डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। मून इज टर्म्ड एज सुपर मून व्हेन अ न्यू मून और फुल मून टू द अर्थ ऑन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो अभी 2021 में फुल मून था, सॉरी सुपर मून था। तो सुपर मून एक साल में 2 से 3 के आसपास में बनता है, 2 से 3 बार, उससे ज्यादा वो नहीं बनता है। और ये जरूरी नहीं है कि जब भी मून अर्थ के पास में आएगा तो फुल मून होगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको हो गया। इसके बाद CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये किस एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अंडर में आता है? तो आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इसका सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिक्स विंड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में ये आता है। तो ये CSO है। तो CSO क्या करता है? आपको पता होगा ना, ये CSO क्या करता है?
जो डेटा वगैरह इकट्ठा करने का काम होता है ये चीजों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ये आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर में इनमें से कौन से मेंबर होते हैं। ये सीधा क्वेश्चन है पॉलिटी का, सीधा सीधा। अगर आपने NHRC आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से। तो माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन जो होते हैं कमीशन के, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं वो NHRC के मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका वो सही हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आपने, इसका मतलब आपने पॉलिटी भी नहीं पढ़ी है। ये आसान सा क्वेश्चन। रेखा देवला, पेदा देवला और खाखरा देवला आर स्टाइल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, चोला, होशाला एंड चालुक्य आर्किटेक्चर। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं फिगर। दिस इज रेखा देवला, दिस इज पिद्दा देवला, दिस इज खाखरा देवला। ये आर्किटेक्चर का तरीका है जो कि कलिंगा आर्किटेक्चर में फॉलो किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये नाम, ये आर्किटेक्चर क्यों? क्योंकि लिंगराज न्यूज में रहा, और लिंगराज किससे बना हुआ है? कलिंगा आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कहीं अगर इस टाइप का देवला भी दिखा हुआ मिल जाए ना तो आप लगा सके कि हाँ ये कलिंगा आर्किटेक्चर से रिलेटेड था। तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, स्कोत्रा इज एन आइलैंड ऑफ विच कंट्री? ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, यमेन। आंसर इसका यमेन होगा। यमेन से करीब 300 किलोमीटर के आसपास या 350 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। सोकोत्रा जिसका नाम है आइलैंड। इसकी एक खास विशेषता है इस आइलैंड के, यहाँ पर आपको एक विशेष तरीके के ट्रीज देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं आप, ये एक विशेष तरीके के ट्रीज है ये यहाँ पर जो इस आइलैंड पर देखने को मिलते हैं। इसको हम कहते हैं, इस ट्रीज को कहते हैं हम रेड ब्लड ड्रैगन या ब्लड ड्रैगन ट्रीज इनको कहा जाता है, इन ट्रीज को। ओके, तो ये आपको स्कोत्रा आइलैंड में मिलते हैं जो कि यमेन का हिस्सा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्री शेयर द लैंड बाउंड्री विद यमेन? अगेन यमेन आया, गल्फ कंट्रीज में। ये मुझे लगता है तीसरा क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। ओके, मैप से रिलेटेड। अब गल्फ कंट्री मैंने हम लोगों के फर्स्ट पार्ट में किया हुआ था, उसमें हमने ये किया था कि कतर से कौन सी बाउंड्री शेयर नहीं करती है या करती है, ये हमने देखा था। अब हम यमेन के बारे में देखेंगे। अब आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए अब गल्फ कंट्रीज के बारे में। तो यमेन किसके साथ नहीं लगता? यहाँ पर ही यमेन, या अच्छा यहाँ पर बताने किसके साथ लगता है, तो सऊदी अरेबिया और ओमान। ठीक है, सऊदी अरेबिया से भी लगता है, इधर ओमान है इससे भी लगता है। तो ऑप्शन यही सही हो गया आपका, पहला ही। सऊदी अरेबिया से लगता है, बहरीन से नहीं लगता। बहरीन आपको यहाँ पर है तो बहरीन तो बहुत दूर है, वहां से यमेन का नहीं लगता। कतर आपको यहाँ पर है, नहीं लगता। यूएई आपका यहाँ पर है, नहीं लगता। तो ऑप्शन ए जो होगा आपको सही हो जाएगा। मैम बेस्ट क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम यूपीएससी प्रीलिम्स में, और ये गलत तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्रीलिम्स में, आपको कोई नहीं बचा सकता फिर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।